Assalamu alaikum students, this is Mohammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss our next lecture, characteristics of enzymes. इससे पहले हमने एक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं और जिन केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमने मेटाबॉलिज्म का नाम दिया हुआ था। फिर आगे उसकी फर्दर हमने टाइप्स पढ़ी थी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ठीक है, अभी फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट करने से थोड़ी सी इसकी जनरल बातें कर लेते हैं एंजाइम्स के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने ये वैसे बात की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं, फर्स्ट तो हमने ये कहा कि दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, सबसे फर्स्ट तो हम उनके बारे में ये बात कर देते हैं कि ये सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम इसी की बात करते हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, कि एंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन के हिसाब से, अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एंजाइम जो यूज हो रहा है ना, वो एक ही स्टेप में जितना वो कर सकता था बस उतना इन्वॉल्व होगा, आगे नहीं जाएगा। हम इसको फर्दर भी अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरी बात हमने ये की थी कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना जी, ये समझ लें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को thousands of time फास्ट करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज नहीं हो रहे और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, तो जिस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे वो thousands of time फास्टर देन होगा उस केमिकल रिएक्शन से जिसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये बात हो गई। अब इससे ना यानी कि आगे ना सारी जनरल बातें हम जो हमने की है ना, इसको हम एक एक कैरेक्टर के हिसाब से भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ हम इसका चेक करते हैं जी, चले हम केमिकल नेचर देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, आपकी बुक ने बताया हुआ जो इसकी केमिकल नेचर, हमें सबसे फर्स्ट, अब आप खुद हिसाब लगा लें जी। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये इनकी केमिकल नेचर देखें तो दे ऑल आर केमिकली प्रोटीन्स। ये तो सारी क्या होती है, ये तो प्रोटीन्स होती हैं। फर्स्ट तो ये बात हो गई है कि केमिकल नेचर के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे प्रोटीन के से मिलके बने होते हैं। अब इस प्रोटीन के अंदर हमने ये देखा था कि प्रोटीन किससे होती है जी, अमाइनो एसिड से। तो कोई भी प्रोटीन होगी उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और फिक्स होते हैं। ये हमने बात की थी लास्ट टाइम भी, हमने 2-3 प्रोटीन्स की बातें की थी ना, जिसमें इंसुलिन के अंदर 51, हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड हमने पढ़े थे प्रोटीन वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे एंजाइम्स भी प्रोटीन है, उनके अंदर भी वो बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स का जो नंबर होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। और अब इसमें कितने हो सकते हैं वो कह रहे हैं जी, आप समझ लेंगे जी 100 या 10 से लेके 100 से लेके ये अबाउट 1000 अमाइनो एसिड्स के मिल के बने हो सकते हैं। ठीक है, 100 अमाइनो एसिड से भी आपके पास ये जो एंजाइम हो सकते हैं वो बने हो सकते हैं, या 1000 तक भी जा सकते हैं, नंबरिंग इनकी आगे बढ़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने ये बात रखी कि केमिकली दे आर प्रोटीन्स, केमिकल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। दूसरी टाइप हमने कहा था कि जी दूसरा, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, हमने कहा कि हम इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हैं, तो वो अभी हमने बात की है कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जी। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर। इनकी जो शेप होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम बात कर चुके हैं कि वो ग्लोब शेप होती है, राउंडेड शेप की होती है, ग्लोबुलर फॉर्म की होती है। ठीक है, हमने कहा जी ग्लोबुलर शेप है इनकी। अब दूसरा इन्होंने कहा कि इनकी जो ग्लोबुलर शेप है ना,
ये इनको एक प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या होती है जी? देखिए एंजाइम्स है ना, जो हमने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात की है, अगर हम देखें तो एंजाइम को हम इस तरह से देख रहे होते हैं जी, ये ऐसे आप सर्कल सा बना लें एक, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से वो कह रहे हैं जी इनकी शेप होती है, ये नीचे सारा ये ग्लोबुलर शेप का, और ये एक स्पेसिफिक इसका पार्ट है इतना सा, इसको बच्चों हम इसकी एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्चुअल में ये वो एक्टिव साइट है जहां पर आके कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है और ये उसको तोड़ के उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा देते हैं। ये जो ग्लोबुलर शेप की हम बात करते हैं ना, इस तरह से गोल से होते हैं, और ये इनका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पूरा एंजाइम नहीं उसमें जाता, बस एंजाइम का थोड़ा सा पोर्शन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ना, उसको उसकी एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ग्लोबुलर शेप बनी होती है, उसके ऊपर एक ऐसी साइट होती है, एक शेप थोड़ी सी बनी होती है जहां पे सबस्ट्रेट आगे अटैच होते हैं और केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो उस साइट को हम नाम दे देते हैं कि इट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो वो जी हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये बात अभी हमने की भी है। इस बात का क्या मतलब है जी? एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स का मतलब ये है बच्चों कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये अपने फंक्शन के लिहाज से, ये अपने काम के हिसाब से ना बड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि भाई ये एक एंजाइम सभी कामों में जाके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, ये बस अपना एक स्पेसिफिक काम, एक एंजाइम अपना एक स्पेसिफिक काम पकड़ेगा, बस सभी कामों में वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, इसमें ना हम आगे इसके मैकेनिज्म वाले टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसके फंक्शन के हिसाब से, इसकी स्पेसिफिसिटी के हिसाब से ना उन्होंने दो मॉडल दिए हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो उन्होंने वहां पे बताया होगा कि जैसे एक स्पेसिफिक की होती है ना, वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। बस घरों में एक ही की, क्या जितने भी लॉक होते हैं सभी के लिए एक ही चाबी होती है? ऐसा तो नहीं होता। हर एक लॉक के लिए जैसे स्पेसिफिक आपके पास एक की होती है ना, वैसे ही वो कह रहे हैं कि हाईली स्पेसिफिक है। एक तो कि एक तो इनकी जनाब एक जो एंजाइम है ना, वो एक स्पेसिफिक ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हम कह देते हैं जिसके साथ इसने मिलना होता है। बस एक एंजाइम सभी पे नहीं जाके अटैक कर देगा। एग्जांपल उन्होंने आपकी बुक में दी हुई है, जैसे कि देखो एक एमाइलेज एंजाइम है, वो एमाइलेज एंजाइम ना ये जस्ट स्टार्च जो होता है ना, हमारे फूड का जो स्टार्च वाला पार्ट होता है, ये बस भाई उसी को ही जाके कैटालाइज करेगा, उसी को ही उसके साथ रिएक्ट करेगा। बस क्या अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एमाइलेज एंजाइम है ये प्रोटीन के साथ भी मिल जाए, स्टार्च के साथ भी मिल जाए, ये बात वही होगी कि एक ही चाबी और घर में सारे लॉक को लगती जा रही हो? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम जस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्टार्च के साथ, जस्ट स्टार्च के साथ, इसके अलावा वो किसी और के साथ नहीं मिलेगा। ऐसे ही पेप्सिन एंजाइम हम देखेंगे, वो जस्ट प्रोटीन के साथ मिलता है, बाकी किसी को नहीं डाइजेस्ट करवा सकता, उसको उसके साथ केमिकल रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये होता है हाईली स्पेसिफिक। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ग्लोबुलर शेप है, अगर तो इसी शेप में रहेंगे तो ये काम करेंगे, जैसे इनकी शेप खराब होगी इन्होंने काम करना छोड़ देना। ये भी याद रखना है आपने। दोनों हिसाब से, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से भी स्पेसिफिक होते हैं और अपनी शेप के हिसाब से भी बड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दोनों कामों का आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, एक और करेक्टर की करेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें आ जाते हैं जी इंट्रासेलुलर एंड
एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अब इंट्रा सेलुलर का वर्ड आपको बता रहा है कि इंटर कहते हैं इनसाइड, और सेलुलर का वर्ड है सेल से। ठीक है, दो बातें, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछेगा जी। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड दी सेल। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं। इनसाइड द सेल, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कितने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते थे, आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हमने कहा था जी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये सारे चल रहे होते हैं, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा था। सेल के अंदर हमने पढ़े थे ना कि काफी ज्यादा उसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस में जो एंजाइम्स यूज होते हैं ना, जो विद इन द सेल इनसाइड द सेल काम कर रहे होते हैं, उनका नाम हमने रखा होता है इंट्रासेलुलर एंजाइम। ठीक है जी, इंट्रासेलुलर एंजाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे लाइसोजाइम एंजाइम की हमने बात की थी, अगर आपको लाइसोसोम वाला टॉपिक याद हो, वो सेल के अंदर का काम चल रहा था। ग्लाइकोलिसिस में केमिकल रिएक्शंस यूज हो रहे होते हैं, वो भी सारे हमारे इंट्रासेलुलर थे। दूसरा आ जाता है जी एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाले कौन से होते हैं? विच इज आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर। सेल से बाहर काम कर रहे होते हैं, सेल के अंदर नहीं है। अब देखो हमने खाना खाया, प्रोटीन खाई, प्रोटीन हमारे स्टमक में चली जाती है। स्टमक में, अब स्टमक सेल तो नहीं है ना, सेल उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है स्टमक के इनसाइड, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, उनका काम क्या था कि वहां से सिक्रीशंस होती हैं, वो सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स, तो उनमें हमने नाम लिया था कि एक एंजाइम भी वो रिलीज कर रहे होते हैं, पेप्सिन एंजाइम। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि भाई ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहा होता था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। तो अब आप खुद सोचें कि क्या सेल के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है? नहीं, सेल के बाहर स्टमक ऑर्गन के अंदर हो रही है, लेकिन सेल के अंदर नहीं हो रही। प्रोटीन को तोड़ने के लिए ये वाले एंजाइम आते हैं, पेप्सिन एंजाइम, जो कि आउटसाइड ऑफ द सेल काम कर रहे हैं। तो ऐसे एंजाइम जो इनसाइड ऑफ द सेल काम करें वो इंट्रासेलुलर, और जो आउटसाइड ऑफ द सेल काम करें उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, नई प्रॉपर्टी है जी एक और। ठीक है, हम वो देख लेते हैं जी। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या चीज है जी, कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, किस चीज को नाम दिया गया जी? कोफैक्टर ऑफ एंजाइम्स एक ये है, देखो एंजाइम्स को काम करने के लिए कभी कभी किसी पार्टनर की जरूरत पड़ रही होती है। अभी हमने कहा है कि एंजाइम्स खुद तो प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है, खुद तो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कभी कभार इनको किसी केमिकल रिएक्शन में किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ जाती है कि वो हमारी मेरी हेल्प करे और उस काम को, उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में मेरी हेल्प कर दे। बस इतना करने के लिए इनको ना एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को एक्चुअल में हम क्या बोल देते हैं? कोफैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, वो जो नॉन प्रोटीन वाला इसका पार्टनर होगा जो इसकी हेल्प करेगा, ठीक है, किसमें? केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, उसको हम कोफैक्टर का नाम दे देते हैं। अब वो दो तरह से हो सकते हैं जी बच्चों, हम देख लेते हैं। वो जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं।
सबसे फर्स्ट तो हम उसको नाम दे देते हैं कि वो या तो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, या वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या चीजें आ सकती हैं, इसको वैसे फिलहाल अभी आप इस लेवल पे इतना डिटेल में नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप इंटर में जाके इसको ज्यादा डिटेल देखेंगे। इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा वो आपके पास कुछ मेटल आयंस हो सकते हैं बच्चों, वो कोई मेटल के आयंस हो सकते हैं। वो मेटल के आयंस आप देखेंगे आपकी बुक के हिसाब से उन्होंने बताया होगा कि वो मैग्नीशियम हो सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, या हम उसको आयरन भी देखेंगे कि आपके पास कुछ आयरन के भी आपके पास आयंस होंगे। ये मेटेलिक आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये एंजाइम्स के साथ मिलके उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे होंगे, फास्ट करवा रहे होंगे, उसको आगे लेके चल रहे होंगे। ये तो इनऑर्गेनिक हो गया। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में भी आगे दो टाइप्स होती हैं जी। एक आपके पास आ जाएगा, अच्छा अगर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक इन नेचर कोई कोफैक्टर होगा, यानी कि कोफैक्टर हमने नाम दिया है कि कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का पार्टनर बन के काम करेगा उसको अपने केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने में, उसको हम कोफैक्टर नाम दे देते थे। अब उस कोफैक्टर में आगे हमने देखा है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के अंदर हम देख रहे हैं कि आगे दो तरह से, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो जाए तो फिर उसका नाम रख देते हैं कि इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। उसका नाम रखा होता है जी कोएंजाइम। है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस लूजली अटैच है। लेकिन अगर तो वो आपके पास टाइटली पैक हुआ हो, ठीक है, टाइटली पैक हुआ हो, यानी कि स्ट्रोंगली कोवलेंटली बॉन्ड उसके साथ स्ट्रोंग उसके साथ अटैच हुआ, मैं उसको यहां लिख लेता हूं। अगर तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, एंजाइम के साथ टाइटली पैक हो या कोवलेंटली पैक हुआ हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हो, तो फिर उसका नाम हम रख देते हैं कि इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर तो कोफैक्टर स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो उसका नाम रखा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम होता है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कोएंजाइम्स में बच्चों, बायोटीन की एग्जांपल दी है। बायोटीन एक्चुअल में विटामिन होते हैं, ठीक है, बायोटीन ये एक कोएंजाइम है। और अगर हम इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपकी बुक में NAD लिखा होगा और साथ में NADP लिखा होगा। इसका नाम होता है जी NAD का निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में आ रहे होते हैं। कुछ विटामिन भी वैसे स्ट्रांगली भी अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे कोएंजाइम में एक उन्होंने नाम दिया है बायोटीन विटामिन का, ठीक है, ये अटैच हुए होते हैं। तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें। लास्ट में हमारे पास जो रह जाता है जी वो एंजाइम्स एक्शन है। इन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कुछ होते हैं, उनमें एंजाइम्स कैसे काम करते हैं ये सुन लें आप। इसमें भला क्या होता है,
कि कुछ केमिकल रिएक्शन बड़े ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें ना कोई 8 से 10 स्टेप्स लगते हैं, फिर जाके एक केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है। उनमें क्या करते हैं, एक इंजाइम अगर एक स्टेप में यूज हो गया ना, सपोज करें एक इंजाइम ने यहाँ पे क्या किया है, एक प्रोडक्ट के एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट किया और यहां से इनकी क्या बन गई, एक प्रोडक्ट बन गई है। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी, उसके साथ दोबारा फिर क्या करेगा, ये इंजाइम इस वाली प्रोडक्ट के साथ, ये जो ब्लू में प्रोडक्ट हमने लिख दी है वो यहाँ पे इसके लिए रिएक्टेंट बनेंगी और फिर ऐसे चलता जाएगा। फिर अगले स्टेप में फिर एक नया एंजाइम आ जाएगा, इस तरह से काम चलता रहेगा। कुछ 8-10 स्टेप्स में जाके फिर एक ही केमिकल रिएक्शन में इतने ज्यादा एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। समझ आई बात की? तो ये इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी एंजाइम्स इस तरह से काम करते हैं, सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। इसके यूजेस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।